क्वेश्चन को देख के साफ लगा के तो लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन जब हम देखते हैं उसने हमसे पूछा क्या है तो वहाँ दिखाई दिया F2 और F3, यानी कि फंक्शन की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो हमें फंक्शन कहाँ से मिलेगा भाई? गिवन ये है, इसी से बात करते हैं। यही बताएगा कि फंक्शन क्या बनने वाला है। अब यहाँ क्या दिया है लिमिटेड क्वेश्चन में? t टेंडिंग टू x। जब हम t को x की तरफ ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ। और इसी तरह से t को यहाँ x की तरफ ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स और ये भी एक्स स्क्वायर एफ एक्स, तो ये भी जीरो की तरफ जाएगा। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में हम क्या लगाते हैं? एल ऑपरेटर रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, कोई रेशनलाइजेशन नहीं है, कोई ट्रिग्नोमेट्री का या कोई मैनिपुलेशन करने वाला कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हुआ, डायरेक्टली दिख रहा है। तो यहाँ तो हैव टू वाली कंडीशन है कि यू शुड अप्लाई एल हॉपिटल रूल, तो वही मैं लगा रहा हूँ। और जीरो बाई जीरो फॉर्म भी बन रही है। तो लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स। तो याद करो, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एट एक्स इक्वल टू जीरो हम लेते हैं, जैसे साइन एक्स बाई एक्स फॉर्मूला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक्स को जीरो तक ले जाएंगे तो ये भी जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा। तो डेरिवेटिव इसमें क्या करते हैं? न्यूमिनेटर का अलग करते हैं, डिनोमिनेटर का अलग करते हैं एल हॉपिटल में। जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बने या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बने। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूँ? फिर लिमिट अप्लाई करा, कॉस जीरो वन। तो ये तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड हमें पता ही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक तरीके से यहाँ पर लिमिट है जो कि ए का काम कर रहा है, ये एक्स का। तो यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में किया? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? टी के रेस्पेक्ट में। तो एफ एक्स एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है, इसको बाहर रखो। और इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर का 2t, न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव कर रहा हूँ। इसी तरह से एक्स स्क्वायर को बाहर रखो और एफ टी का डेरिवेटिव एफ डैश टी। ये मैंने इस वजह से आपको समझाया था, कहीं एक्स के रेस्पेक्ट में ना कर जाए, टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो टी का डेरिवेटिव वन और एक्स एज ए कॉन्स्टेंट काम कर रहा है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे जीरो। और ये वैल्यू हमें गिवन है वन। अब टी को एक्स रख के देखिए, फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा। एफ एक्स एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। और यहाँ से हमें फंक्शन की जानकारी होनी चालू हो जाएगी। एफ एक्स क्या होता है? हमारा वाई होता है। तो टू वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। फील आने लगा, वाई की पावर वन है, लीनियर इन वाई वाला। तो हमारी फर्स्ट टाइप बन जाएगी लीनियर इक्वेशन की। तो एक्स स्क्वायर डी वाई, उसको हम राइट में ले गए। अच्छा जी, इसको भी राइट में ले जाते हैं। माइनस टू एक्स ये वाई, और इसको लेफ्ट में ले आते हैं माइनस वन। तो देख लीजिए कि ये रिजल्ट इधर गया, ये भी इधर गया, और ये इधर को आया। तो अब हमें एक्स को ऐसे डिवाइड कर देना चाहिए, एग्जैक्ट फॉर्म हमें मिल जाएगी। माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बन गई। यहाँ से हमारा क्या मिलेगा? पी। तो पी की वैल्यू हमें क्या दिखाई दे गई? टू अपॉन एक्स विद देयर साइन, उसका साइन भी आएगा और वहाँ पे भी साइन मिलेगा। तो क्यू मिलेगा आपका माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई टू द पावर पी डी एक्स। माइनस टू बाहर ले लिया, तो ई टू द पावर माइनस टू लॉग एक्स, ये पावर लॉग की प्रॉपर्टीज के ऊपर चली जाएगी माइनस टू। तो जब ये दोनों बेस सेम होते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है? जो लॉग के आर्गूमेंट में लिखा होता है। तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। अब तो हमें सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू क्या है जी हमारा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी। तो y अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स की पावर माइनस फोर। एक्स की पावर माइनस फोर मतलब एक्स की पावर एल रहेगा, तो एक्स की पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री, तो वन अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा ये, और प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी। अब इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा। दे रखा है एफ वन की वैल्यू वन है, यानी कि जब एक्स वन है तो वाई की वैल्यू वन है। इससे हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों को वन वन रखना है। तो हेयर वी गेट सी इक्वल टू टू बाई थ्री। सी को टू बाई थ्री रख लेते हैं, हमारा फंक्शन मिल जाएगा। इसको तो हटाई नहीं, तो समझाने के लिए बताया था। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन थ्री वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी की तरफ से क्या दिखाई दिया? टू बाई थ्री।
बस अब एक काम करते, 3x³ से मल्टीप्लाई कर देते तो y(x) इक्वल टू, या एक काम करो x² से मल्टीप्लाई कर दो, हमें फंक्शन लाना है ना, y की वैल्यू आ जाएगी, x² से मल्टीप्लाई किया तो 1/x यहाँ पे दिख जाएगा प्लस 2/3 और ये x² दिख जाएगा। तो ये हमारा f(x) का वैल्यू आ गया और ये हमें चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें f2 प्लस f3 को जरूर निकालना है ना, इन दोनों को निकालना है अलग। तो सबसे पहले f2 की बात कर लेते हैं। तो x को यहाँ पे हमने 2 रखा तो 1/6, 2 रखा तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8/3। 2 से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर सेम हो जाए 6, 16 और 1 17, ये f2 मिल गया। एंड f3 की बात कर लेते हैं। तो x को रखते हैं यहाँ पे 3, तो ये 1/9 और 3 रखा तो 2 इंटू ये मिलेगा 9, 9 2 जा 18/3। ठीक है जी। और हमें 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 18 54 और 1 55/9 ये दिखाई दे गया। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, एलसीएम लेना आसान हो जाता है। अब 2f2 जो हमारा रिक्वायर्ड मामला है उसको भी देख लें। 2f2 17/6 प्लस 3 इंटू 55/9। तो अगर यहाँ से देखें तो ये हमें 3 दिखाई दे गया, यहाँ से देखें तो ये 3 दिखाई दे, ये भी अच्छा है, 3 ही एलसीएम हो गया। 17 प्लस 55 तो 5 और 7 12, कैरी 1, 6 और 1 7, 3 और ये 3 से क्या मिलेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो 24 ये हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ऐसा नहीं अटक रहा कि क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे, और ऐसा तो बहुत बार हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे उसके आगे भी चले तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो स्टैंडर्ड वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, तो उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं। तो वहाँ पे ड्यूएबल क्वेश्चन था, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते थे। वहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 24 है।